बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं, मस्कुलोस्केलेटल डिसफंक्शंस इन चिल्ड्रन। इसमें हम मेनली 3 छोटे छोटे से डिसऑर्डर है वो पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है, हमने पहले भी ये एच एन वगैरह में पढ़ा है। आई होप कि आपको क्लियर होंगे। इसको हम जस्ट रिवाइज कराएंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पहले से पता ना हो। आई होप कि आपको सारी चीज़ें पहले से पता होंगी। जो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस है वो इसमें हम 3 पढ़ेंगे। एक है काइफोसिस, एक है लॉर्डोसिस और नंबर 3 है स्केलियोसिस, ठीक है। ये 3 कंडीशंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम इसमें पढ़ रहे हैं काइफोसिस। काइफोसिस जो है हमें पता है एक्सेसिव आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन होता है। यानी कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, या बच्चों का अगर हम पढ़ रहे हैं, बच्चों का जो स्पाइनल कॉर्ड है वैसे ये बच्चों और एडल्ट्स दोनों में सेम होता है, ठीक है। ये बीमारी ऐसी नहीं है कि ये बच्चों में सिर्फ पाई जाती हैं, सिर्फ एडल्ट्स में पाई जाती हैं। दोनों में पाई जाती हैं। दोनों में अलग अलग कंडीशंस और अलग अलग वजह होती हैं इसके पीछे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको दोनों में काउंट करते हैं। काइफोसिस जो है इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है या जो वर्टेब्रल कॉलम होता है, जो इसके वर्टेब्रा होते हैं, वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। जैसे एक सी शेप बन जाता है, ठीक है, जैसे आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये आपको ऐसा लगेगा जैसे जैसे कुब बन जाता है ना, बिल्कुल उस कमर के ऊपर एक कुब सा एक राउंड शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, मास टाइप बन जाता है, आपको बाहर ही वो सब कुछ नज़र आएगा, ठीक है। इस कंडीशन को हम काइफोसिस कहते हैं। अच्छा, while a slight curvature is normal, pronounced kyphosis is a condition which required medical attention. इसके ना बहुत सारे डिग्रीज होती हैं। मतलब ऐसा होता है कि कभी ये थोड़ा सा बस बाहर की तरफ आया होता है तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है, वो नॉर्मल हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसको हम पोजीशन और गेट चेंजेस की वजह से या फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा मतलब बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है, फिर उसको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। इसके 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास। एक को हम कहते हैं पोस्चरल काइफोसिस, दूसरा है श्यूमेंस डिजीज़ आप कह सकते हो, और तीसरा है कंजेनाइटल काइफोसिस। पोस्चरल काइफोसिस जो है ये ज़्यादातर एडोलेसेंट्स में, मतलब जो बच्चे 10-12 साल के होते हैं, 15 साल के होते हैं, ठीक है, उनमें देखा जाता है। और पुअर पोस्चर की वजह से होता है उनमें। यानी कि उनका उठना बैठना ऐसा है, ऐसे पोजीशंस में वो उठते बैठते हैं जिनमें मसल डिस्ट्रॉफी हो जाती हैं, ठीक है। या फिर उनके जो क्या कहते हैं, जो वर्टिब्रा वगैरह है, ठीक है, वो ख़राब हो जाते हैं। या फिर वो ऐसे पोजीशंस में बैठते हैं जिसकी वजह से जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो उनके मतलब वर्टिब्रल कॉलम में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में जो मसले आते हैं, ठीक है, और काइफोसिस बनना शुरू हो जाता है। इस तरह के काइफोसिस को हम पोस्चरल काइफोसिस कहते हैं। नाम से भी आप देख सकते हैं, ये आपको अंदाज़ा होगा, पोस्चरल मतलब पोस्चर में मसला है, ठीक है। यानी कि बॉडी के गेट में, उठने बैठने के पोजीशन में मसला होता है। तो उसकी वजह से जो कंडीशन होगी उसको हम पोस्चरल काइफोसिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब ठीक कर सकते हैं कि आप उसको ऐसे एक्सरसाइज करवाएं या उसको बताएं कि भाई आपने बिल्कुल सीधा बैठना है, ठीक है। कमर को आपने बिल्कुल सीधा रखना है, टेढ़ी करके नहीं बैठना, ठीक है। तो इसी तरह की चीज़ें आप उसको कहोगे, एक्सरसाइज करवाओगे तो ठीक हो जाएगा। दूसरा है श्यूरमैन्स डिजीज़। श्यूरमैन डिजीज़ जो है ये ज़्यादातर टीनेजर्स में पाई जाती हैं, यानी कि 10 से 19-20 साल तक के बच्चों में ये ज़्यादातर पाई जाती हैं, ठीक है। और इसमें भी सेम यही मसला होता है। नंबर 3 है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल के वर्ड से ही पता चलता है कि ये पैदाइशी तौर पर मसला होता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है और उस वक्त उसके जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है, जब उसके ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, तो उस टाइम उसका कोई पार्ट या फिर उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सही से बन नहीं पाता, या फिर उसमें कोई मसला आता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो पैदा काइफोसिस के साथ हो जाता है, जिस कंडीशन को हम कंजेनाइटल काइफोसिस कहते हैं, ठीक है। अब देखें, ये जो है ज़्यादातर इसमें जो मोस्ट कॉमन है ना, वो पोस्टल काइफोसिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। अक्सर पूछा जाता है पेपर में कि इनमें मोस्ट कॉमन कौन सा है। श्योरमैन डिजीज़ जो है वो तकरीबन 0.4 से 8% बच्चों में होती है, यानी कि बहुत ही कम, तकरीबन
0.4 तो कोई भी नहीं है, कुछ भी आबादी नहीं है, ठीक है। विद अ हायर इंसिडेंसेस इन मेल, यानी कि मेल में ये ज़्यादातर होता है। कंजेनाइटल बहुत ही रेयर कंडीशन है, लेकिन ये सीरियस है। अगर बच्चों में हो, कोई भी बच्चा कंजेनाइटल काइफोसिस के साथ पैदा हो तो उसको ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस मानी जाती है और उसको सर्जरी की ज़रूरत होती है। सर्जरी के ज़रिए उसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। अब कॉजेज़ वही है पोस्चरल, जो मैंने आपको बताया कि पोस्चरल हैबिट सही नहीं है, मसल वीकनेस है, ठीक है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा हैवी काम कर रहा है कोई, तो उसकी वजह से पोस्चरल काइफोसिस हो सकता है। अच्छा, आपने पढ़ना, मैं जैसे आपको उसका ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है। आप पॉइंट पढ़ेंगे आपको खुद पता चलेगा। दूसरा है शूरमैन डिजीज़। शूरमैन डिजीज़ या तो जेनेटिक हो सकता है कि जेनेटिकली माँ बाप में था तो बच्चों में भी हो सकता है, ठीक है। या फिर कभी कभी जो है वो मतलब ड्यूरिंग लाइफ टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है या जो वर्टेब्रल कॉलम है उसमें कोई ग्रोथ का मसला होता है, कोई और किसी चीज़ की कमी आ जाती है, वर्टेब्रा वगैरह अक्सर वीक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। और कंजेनाइटल का बताया कि डेवलपमेंटल है, बच्चों में जब ये प्रेगनेंसी के दौरान ही उनका स्पाइनल कॉर्ड वगैरह सही ना बन पाए तो इसकी वजह से कंजेनाइटल काइफोसिस हो सकता है। अब इसके साइन सिम्टम क्या होंगे, आपको पता है कि एक तो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें आपको विजिबल कर्वेचर नज़र आएगा, यानी कि विजिबल आपको बिल्कुल साफ नज़र आएगा कि इसका जो साइज़ है और इसकी जो शेप है वो सही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा उस बंदे को बैक पेन हो सकता है, स्पेशली जो एडोलेसेंट्स में होते हैं, और श्योर मैन में ज़्यादातर बैक पेन होता है, ठीक है। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा जल्दी थकेगा और बैक मसल जो है बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। इसके अलावा उसको जो है अगर बहुत ज़्यादा कोई सीवियर कंडीशन है, ख़तरनाक कंडीशन है, तो वो लंग की कैपेसिटी को भी असरअंदाज कर सकता है और बच्चे को सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, ठीक है। अगर वो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब तक, यानी कि ख़राब हद तक जाए तो, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास कोई इस तरह का पेशेंट आता है तो आप उसकी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन कैसे करेंगे? एक तो सबसे पहले आप स्पाइनल कॉर्ड को ऑब्ज़र्व करेंगे ना, देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर आप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे। आप देखेंगे कि ये अपने स्पाइनल कॉर्ड को कितना फ्लेक्सिबल कर सकता है, कितना आगे, कितना पीछे, कितना साइड वाइज़ ये झुक सकता है और कितना काम ये अपने स्पाइनल कॉर्ड से कर सकता है, जिस तरह हम एक नॉर्मल बंदा कर रहा होता है, ठीक है? और इसके अलावा हम स्केलियोमीटर यूज़ करते हैं। स्केलियोमीटर ये डिग्री मालूम करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के कर्वेचर का, ठीक है, कि स्पाइनल कॉर्ड को आप कितने हद तक कर्व कर सकते हो, कितना आप उसको मोड़ सकते हो, ठीक है, या फिर आप कितने हद तक बेंड हो सकते हो। ये इसके लिए हम जो मीटर यूज़ करते हैं वो स्केलियोमीटर कहलाता है। तो ये हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन हम इस तरीके से करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब डायग्नोसिस करते हैं तो डायग्नोसिस में आपको पता है एक्सरे के ज़रिए और सीटी स्कैन के ज़रिए आपको पता चलेगा, और ये बहुत ही आसान कंडीशन है। जैसे एक्सरे करोगे तो सिंपली आपको पता चल जाएगा कि मतलब एक्सरे में आपको वो स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल टेढ़ा सा नज़र आएगा, तो आपको एक्सरे और सीटी स्कैन के ज़रिए पता चल जाएगा, ठीक है। नीचे वही बात लिखी हुई आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा एमआरआई। एमआरआई जो है इसका फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस फील्ड है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो है हम वही करते हैं कि कोई भी फ्रैक्चर हो, कोई भी मसला हो तो उसका हमें एमआरआई में पता चलेगा। और इसके अलावा नर्व टेस्ट में हमें मसल वीकनेस का पता चलता है या कोई न्यूरॉन का मसला है उसका पता चलता है, ठीक है। तो इससे हमें जो है नर्व इम्पल्सेस और सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं कि यहाँ पे नर्व इम्पल्सेस का मसला है, स्पाइनल कॉर्ड का कोई मसला है या कोई अदर प्रॉब्लम है रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, तो उससे हमें पता चलता है। इसके अलावा बोन डेंसिटी टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि बोन्स कमज़ोर है या सही है। अगर बोन ज़्यादा वीक है, उनकी डेंसिटी कम है, उसमें कैल्शियम, विटामिन डी और ये कोलेजन फाइबर और जितनी भी चीज़ों से बोन बनती है, ठीक है, वो चीज़ें अगर कम है और बोन जो है वो ख़राब है, या फिर बोन के आप कह सकते हैं कि मतलब डेंसिटी कम है ना, बोन के अंदर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ज़ाहिर ही बात है बोन वीक होगी, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है। अच्छा, क्लिनिकल असेसमेंट हम वही करते हैं, यानी कि फैमिली हिस्ट्री मालूम करते हैं और इसके अलावा उसकी साइन सिम्टम्स देखते हैं, ठीक है, कि फैमिली में किसी को पहले था या नहीं था, अगर बच्चे को है तो क्या क्या साइन सिम्टम है, कितने टाइम से है और किस वजह से है। ये सारी चीज़ें हम
डायग्नोज में यूज़ करते हैं और इससे हमें पता चलता है, ठीक है। जब हमने डायग्नोज किया और हमें पता चला, फिर हम आएंगे मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट बहुत आसान है, फिजिकल थेरेपी करते हैं। फिजिकल थेरेपी में हम बच्चे से एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि उसके मसल स्ट्रेंथन हो, मजबूत हो, ठीक है। इसके अलावा ब्रेसिंग, ब्रेसिंग जो है, जो जैकेट टाइप आते हैं, ठीक है, जो कि बच्चे को पहनाते हैं या बड़े भी अक्सर पहनते हैं, उसकी वजह से जो है वो कमर सीधी रहती है और वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इस कंडीशन को ठीक करने में। और इसके अलावा पेन मैनेजमेंट होता है। तो पेन मैनेजमेंट यही है कि अगर बच्चे को उस टाइम दर्द हो रहा है या फिर काइफोसिस की वजह से उसको दर्द महसूस हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको पेन रिलीज़ करने के लिए या पेन कम करने के लिए एनसेड वगैरह दे सकते हैं, या फिर जो भी पेन किलर होते हैं वो दे सकते हैं। और मसल रिलैक्सेंट्स, कुछ भी जो ऐसे मेडिसिन हो जो मसल रिलैक्स करते हैं, ठीक है, वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट हो तो सर्जिकल ट्रीटमेंट हम करते हैं बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में, यानी कि अगर बाकी सा एक्सरसाइज से नहीं हो रहा, ब्रेसिंग वो जैकेट वगैरह पहनाने से नहीं हो रहा, ठीक है, और फिर भी वो कंडीशन रहती है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सर्जरी की तरफ आएंगे। सर्जरी भी एक किस्म की है, बल्कि स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी कहलाती है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके मतलब स्पाइनल कॉर्ड को फ्यूज़ करते हैं या फिर उसके जो वर्टेब्रा होते हैं वो सारे फ्यूज़ करते हैं। तो वो जो फ्यूजन की वजह से जो है वो थोड़ी बहुत उसमें बेहतरी आ जाती है, ठीक है। अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हम बच्चे को फिजिकल थेरेपी देते हैं, यानी उसका मसाज वगैरह करवाते हैं, और पोस्ट ऑपरेशन के बाद उसको वही ब्रेसेस पहनाते हैं, यानी कि वो जैकेट वगैरह उसको पहना के रखते हैं। तकरीबन दिन के कुछ 16 से लेकर 23 घंटे, 22 घंटे या 20 घंटे उसको ये जैकेट हम मतलब उसको पहनाए रखता है वो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस यानी कि इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि सर्जरी और कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि पोस्टल काइफोसिस है, तो ये नॉर्मली हमारे एक्सरसाइज और मसल एक्सरसाइज की वजह से ठीक हो सकता है। शोरमिन है, शोरमिन तो हम वो जितना अर्ली हमें डिटेक्ट हो जाए, जितना अर्ली हमें पता चले, उतना ही जो है वो हमारे लिए अच्छा होगा और साइन सिम्टम को हम मैनेज कर सकते हैं। कंजेनाइटल को इतना मतलब ये थोड़ा ख़तरनाक होता है, ठीक है, सीवियर कंडीशन होती है, और इसमें बच्चे की सर्जरी करनी पड़ती है, या फिर उस कंडीशन के मुताबिक फिर हम देखते हैं। अगर बहुत कम है तो उसको हम छोड़ देते हैं, उसको हम कुछ नहीं करते, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर हम उसकी सर्जरी करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? तो प्रिवेंशन आपको पता है कि ऐसे हैबिट्स हम अपनाएं, ऐसी चीज़ें, उठने बैठने का स्टाइल ऐसा हो, पोस्चर हमारा ऐसा हो जिसमें स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा हो और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कोई प्रेशर वगैरह ना पड़े। स्पेशली बच्चों को ये चीज़ें सिखानी चाहिए कि बच्चे को उठना बैठना कैसे चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो बेक मसल्स होते हैं वो हमारे स्ट्रेंथन हो, बच्चों के मजबूत हो, ठीक है। और इसके अलावा जो अगर बच्चे कोई वज़नी काम कर रहे हैं या हम अगर कोई एडल्ट्स कोई वज़नी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को बैलेंसली वेट डिस्ट्रीब्यूट करके, यानी कि इस तरह उठाना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड की किसी एक एरिया के ऊपर प्रेशर ना पड़े, बल्कि वो वेट डिस्ट्रीब्यूट हो ऑल ओवर द मतलब पूरी कमर के इर्द गिर्द जो है, ऑल ओवर द बैक वो डिस्ट्रीब्यूट हो वेट, ठीक है। तो किसी एक जगह पे वेट पड़ेगा तो इसकी वजह से मसला हो सकता है, ठीक है। इसी तरह आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में यही है कि आप अर्ली से मतलब अर्ली डिटेक्ट करने की कोशिश करें। बच्चे में अगर आपको उसके पोस्चर में, उसके कमर में, उसके स्पाइनल कॉर्ड में आपको इसी तरह का कोई मसला आता है, तो जल्द से जल्द उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। उसके रूटीन स्क्रीनिंग्स करवाने चाहिए, फॉलोअप पे लेके जाना चाहिए, तकरीबन हर 4 से 6 महीने तक उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि अगर उसको है और कम है तो फिर आप बार बार उसका चेकअप इसलिए करवाएंगे ताकि कहीं वो ज़्यादा तो नहीं हो रहा है या उसमें कोई अदर प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल का क्या काम होगा? नर्सेज और पीडियाट्रिशियन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे को और उसके फैमिली को एजुकेट करने में कि आपने बच्चे का ख्याल कैसे रखना है, इस कंडीशन को कैसे मज़ीद ख़राब होने से बचाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप उनको बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका इसमें रोल हो गया। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन, दैट इज काइफोसिस। अच्छा जी, इसी तरह दूसरी कंडीशन है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस जो है वो काइफोसिस का उल्टा है। जिस तरह काइफोसिस में स्पाइनल कॉर्ड बाहर की तरफ आ रहा था
और वो थोरेसिक रीजन में हो रहा था, यानी कि सीने के एरिया में, ठीक है। तो लॉर्डोसिस उसका उल्टा है। इसमें क्या होगा कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, और लंबर रीजन में थोरेसिक से बिल्कुल नीचे आएगा, ठीक है। ये जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है ना, इसी एरिया में वो अंदर की तरफ आ जाएगा। इस कंडीशन को हम स्वेबेक कंडीशन भी कहते हैं। स्वेबेक कह लो या फिर लॉर्डोसिस कह लो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा जी। अब हाँ, अगर हम ये पढ़ लें तो इसमें भी वही चीज़ें जो हमने काइफोसिस में पढ़ी। पोस्चरल काइफोसिस है तो मतलब गलत पोस्चर की वजह से होगा। कंजेनाइटल है तो बर्थ प्रॉब्लम है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर लॉर्डोसिस है तो इसमें क्या होता है कि बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी एक कंडीशन होती है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये हम एक चैप्टर पढ़ेंगे मस्कुलर, उसमें है, ठीक है। उसमें हम आगे पढ़ेंगे नर्वस डिसऑर्डर में, शायद उसमें है, ठीक है। सेरेब्रल पॉल्सी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें मसल्स ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, और ब्रेन का उससे कनेक्शन सही नहीं होता। खैर ये डिटेल अलग क्लास में हम देखेंगे, पढ़ेंगे। उस कंडीशन, अगर किसी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है जिसको हम सीपी चाइल्ड कहते हैं, ठीक है, या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो उनमें लॉर्डोसिस का मसला बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके मसल ऑलरेडी ख़राब होते हैं, तो उसकी वजह से ये लॉर्डोसिस उनमें हो सकता है। और ट्रॉमेटिक लॉर्डोसिस वही कि किसी इंजरी की वजह से या किसी सर्जरी की वजह से हो, ठीक है। तो इसके कुछ टाइप्स हैं। अच्छा, कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ इसके क्या है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है पोस्चरल फ्रैक्चर्स, यानी कि वही कोई फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, या गलत पोस्चर है तो उसकी वजह से सिटने बोल रहा हूँ, सिटिंग और स्टैंडिंग का स्टाइल उसका सही नहीं है, बैठने उठने का स्टाइल उसका ठीक नहीं है, ठीक है। मसल वीकनेस है, या बहुत ज़्यादा ओबीस है, बहुत ज़्यादा वेट है उसका, तो उस ज़्यादा वेट की वजह से उसके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर पड़ता है, ठीक है, और वो जो उसका पोस्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ और कंडीशंस ऐसी होती हैं, मतलब कुछ अदर अदर प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से लॉर्डोसिस हो सकता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हिप बोन होता है, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में डीडीएच कहते हैं, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप। इसमें जो हिप का जॉइंट होता है, साइनोवियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वहाँ पे, ठीक है, वो प्रॉपरली बन नहीं पाता, ठीक है, और वो जॉइंट ख़राब होता है, एक दूसरे में वो फिट नहीं होते वो बोन्स, ठीक है। तो और ये कंजेनाइटल होता है, मतलब पैदाइशी तौर पर बच्चे में ये मसला होता है। अक्सर उनके पाँव के साइज़ में भी डिफरेंस होता है, एक पाँव छोटा, एक बड़ा, ठीक है। तो ये मसले उनमें होते हैं, हिप में मसला होता है, हिप बैलेंस नहीं होते, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कंजेनाइटल या डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप जो है, इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है हिप का, वो प्रॉपर बन नहीं पाता। जब वो प्रॉपर नहीं बनता और उनके पाँव के साइज़ में, उसके हिप के बैलेंस में मसला होता है, तो वो चूँकि हमारे वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच है, तो वो सारी चीज़ें अल्टीमेटली स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर असर करती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड का जो शेप है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से लॉर्डोसिस हो सकता है। दूसरा है स्पेंडिलोलिथियसिस, या क्या लिखा हुआ है, स्पेंडिलोलिस्थेसिस है, सॉरी, स्पेंडिलोलिस्थेसिस में क्या होता है कि वर्टिब्रा जो एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के जितने भी वर्टिब्रा है, ठीक है, उसमें से कोई एक वर्टिब्रा स्लिप कर जाता है और बाहर की तरफ आ जाता है, यानी कि आप कह लो कि अपनी जगह से हट जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अंदर की तरफ आता है और उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम का। इस कंडीशन को हम स्पेंडिलोलिस्थेसिस कहते हैं, ठीक है। नंबर 3 इज एकॉन्ड्रोप्लेजिया। एकॉन्ड्रोप्लेजिया में क्या होता है कि हमारे बॉडी का एक प्रोटीन होता है जो कि ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर कहलाता है, यानी कि ग्रोथ फैक्टर करवाता है, बॉडी का ग्रोथ करवाता है, स्पेशली बोन्स और कार्टिलेज की ग्रोथ बहुत ज़्यादा करवाता है, ठीक है। एकॉन्ड्रोप्लेजिया जो है वो स्पेशली कार्टिलेज और बोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये वर्ड भी हमें स्पेशली कार्टिलेज के बारे में बताता है, कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं, ठीक है, जो कार्टिलेज बनाते हैं। तो इसी तरह ये जब नहीं होगा या ये एबनॉर्मली वर्क करेगा, एकॉन्ड्रोप्लेजिया वाला जो मतलब जो प्रोटीन है, ठीक है, वो जब एबनॉर्मली वर्क करता है तो उसकी वजह से बोन्स सही से ग्रो नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा स्लो ग्रो करते हैं, और उसकी वजह से कार्टिलेज भी ख़राब होते हैं। तो अगर बोन्स स्लो ग्रोथ करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ज़ाहिर बात है उसकी वजह से लॉर्डोसिस होगा, मसला होगा, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं
जो बोन के साथ रिलेटेड है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ रिलेटेड है। अगर बच्चे में वो कंडीशंस भी पाए जाते हैं तो उसकी वजह से भी लॉर्डोसिस हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि अदर कंडीशंस है ओरिजिन की वजह से लॉर्डोसिस होता है। अच्छा, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो ज़ाहिरी बात है वही जो हमने पहले पढ़ा कि एक तो आपको वो इनवर्ड कर्वेचर नज़र आएगा, बैक पेन होगा, स्टिफनेस होगी, ठीक है। और मतलब उसको क्या कहते हैं, कमर सीधी करने में बड़ी मुश्किल होगी, या वो सीधा लेट नहीं पाएगा, सीधा बैठ नहीं पाएगा, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन वही करोगे जो मैंने आपको पहले बताया, आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, फ्लेक्सिबिलिटी और मसल स्ट्रेंथन चेक करोगे, ठीक है। और कुछ अदर साइंस देखोगे, जैसे हिप हिप अलाइनमेंट हमने देखा, हिप एक दूसरे के साथ, जो दोनों हिप्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ बैलेंस में है या नहीं, या लेग जो लेंथ है यानी पाँव की जो साइज़ है वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है या नहीं है, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये भी हमें बताता है कि बच्चे के अंदर कोई अदर प्रॉब्लम है, जो हमने पढ़ा कि डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप है, या एकोंड्रोप्लेजिया है, या वो स्पेंडिलोलिस्थेसिस जो हमने पढ़ा, ठीक है, वो है। तो उसकी वजह से जो है ये लॉर्डोसिस हो गया है। डायग्नोज में वही एक्सरे और सिटी स्कैन के ज़रिए, एमआरआई के ज़रिए आपको पता चलेगा। क्लिनिकल असेसमेंट आप कैसे करोगे, हिस्ट्री देखोगे, कब से हैं और कितना टाइम हो गया, किस तरह बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम उसका जो है फ्लेक्सिबल एंड फैक्स लॉर्डोसिस देखते हैं। फ्लेक्सिबल यानी कि उसमें कोई भी मूवमेंट हो सकता है, फैक्स लॉर्डोसिस होता ये होता है जो एक जगह पे हो, ठीक है, जिसमें कोई भी मूवमेंट ना हो। अच्छा, मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट वही बात, फिजिकल थेरेपी यानी कि एक्सरसाइज करवाना, ब्रेसेस लगवाना, ठीक है, जो जो जैकेट वगैरह होते हैं। वेट मैनेजमेंट, वेट अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करवाएंगे। और सर्जिकल भी वही, स्पाइनल फ्यूजन जो सर्जरी है वो यहाँ भी होती है, ठीक है। और कभी कभी जो है द बोन दैट स्लिप फॉरवर्ड इज मूव बैक, जो मैंने आपको बताया कि अक्सर बोन एक दूसरे के ऊपर जो वर्टेब्रा है वो स्लिप हो जाते हैं। तो जो वर्टेब्रा स्लिप हो गया है उसको वापस अपनी जगह पे लेके आते हैं, जिसको हम रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें वर्टेब्रा को जो स्लिप हुआ हुआ था उसको वापस अपनी जगह पे लेके आए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो लिखा हुआ है अनदर पीस ऑफ वर्टेब्रा इज रिमूव टू टेक प्रेशर ऑफ द नर्व्स। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर न्यूरॉन की वजह से लॉर्डोसिस है, कि न्यूरॉन डैमेज है, या न्यूरॉन जो है वो कंप्रेस हुए हुए किसी वर्टेब्रा की वजह से, तो वो वर्टेब्रा जो है वो पूरा रिमूव कर देते हैं ताकि न्यूरॉन फ्री हो जाए, ठीक है, और न्यूरॉन के ऊपर से प्रेशर ख़त्म हो जाए। इस कंडीशन को या इस प्रोसेस को हम डीकम्प्रेसिव लेमिनेक्टमी कहते हैं। डीकम्प्रेसिव लेमिनेक्टमी यानी कि आपने कंप्रेशन को, दबाव को कम करने के लिए कोई वर्टेब्रा निकाल दिया, जिसकी वजह से वो प्रेशर कम हो गया, न्यूरॉन जो है वो फ्री हो गया, ठीक है। इस कंडीशन को नहीं, सॉरी, इस प्रोसेस को हम डीकम्प्रेसिव लेमिनेक्टमी कहेंगे। अच्छा, प्रोग्नोसिस यानी कि इलाज, तो वो वही बात कि पोस्चरल है तो आप उसको पोस्चर के ज़रिए उस बच्चे का पोस्चर ठीक करवाएं, एक्सरसाइज वगैरह करवाएं, ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई अंडरलाइन कंडीशन है यानी कि कोई दूसरा प्रॉब्लम है, किसी दूसरे प्रॉब्लम की वजह से वो है, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, सेरेब्रल पाल्सी है, ठीक है, या फिर कोई जो हमने अदर कंडीशंस पढ़े उनमें से कोई भी कंडीशन है, तो आप उस कंडीशन का इलाज करोगे तो लॉर्डोसिस खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन की वजह से तो आपने वो कंडीशन ठीक करना है, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, सिंपल बात, गुड पोस्चर हमने मेंटेन करवाना है, ठीक है, मसल्स को मजबूत बनाना है और ऐसी डाइट लेनी है जिसमें मसल मजबूत हो, बोन्स मजबूत हो, ठीक है, और पोस्चर एक्सरसाइज वगैरह। अच्छा जी, कंक्लूजन सेम कि अर्ली इंटरवेंशन करना है, जल्द से जल्द हमने पता लगवाना होता है, और हेल्थ प्रोफेशनल का बता दिया कि बार बार चेकअप करवाना, फॉलो अप करवाना, ठीक है। और इसके अलावा जो जो भी मेजर्स होते हैं किस तरीके से उसको कम कर सकते हैं, लॉर्डोसिस, काइफोसिस वगैरह को, ये सारी चीज़ें हमारे मतलब हमारे डोमेन में आती हैं। अच्छा जी। अच्छा जी, नंबर 3 कंडीशन एंड द लास्ट कंडीशन इज स्केलियोसिस। स्केलियोसिस जो है वो बच्चों में ज़्यादातर पाए जाते हैं, या फिर 10 12 15 साल तक के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। और इसमें क्या होता है कि
स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एस या सी शेप बन जाता है, मतलब ऊपर से भी कर्व है और नीचे से भी कर्व है, ठीक है। जैसे काइफोसिस में हमने कोई एक जगह पढ़ी, स्पेशली थोरेसिक कैविटी का जो वर्टेब्रा है वो बाहर की तरफ आता है, लॉर्डोसिस में वो अंदर की तरफ जाता है, स्केलियोसिस में अक्सर दोनों कंडीशन एक साथ होते हैं कि ऊपर से बाहर की तरफ आया हुआ है और नीचे से अंदर की तरफ गया हुआ है, ठीक है। यानी कि एक एस शेप बनाता है जिसको हम स्केलियोसिस कहते हैं। सिंपल यही आपने याद रखना है, बच्चों में और एडोलेसेंट्स में ज़्यादा होता है। अच्छा, एज के हिसाब से हम इसको फिर मतलब मुख्तलिफ किस्म के नाम देते हैं, ठीक है। उससे पहले ये एडियोपैथिक होता है। एडियोपैथिक का मतलब होता है कि इसका कोई ख़ास रीज़न मालूम नहीं है, कोई भी वजह हमें मालूम नहीं है कि किस वजह से हुआ हुआ है, नो नॉन रीज़न अभी तक, ठीक है। अच्छा, अगर 0 से यानी कि 3 साल तक के बच्चे में ये कंडीशन है तो उसको हम इन्फेंटाइल स्केलियोसिस कहेंगे, ठीक है। यानी कि एक बच्चे की उम्र 3 साल से कम है और उसको स्केलियोसिस है, ठीक है, तो उसको हम इन्फेंटाइल स्केलियोसिस कहेंगे। अच्छा, 4 से 10 साल के बीच में है तो क्या लिखा हुआ है, जिवेनाइल, ठीक है, जिवेनाइल स्केलियोसिस कहेंगे। और अगर 11 से 18 साल के बीच में है तो एडोलेसेंट स्केलियोसिस कहेंगे। इसी तरह आपने इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखें, इसमें भी वही बात है जो हमने पहले पढ़ी कि कंजेनाइटल स्केलियोसिस है तो मतलब पैदाइशी और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, फीटल डेवलपमेंट के दौरान कोई मसला हुआ था, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर है तो सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा है, या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, या स्पाइनल बेफेडा है, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस हो सकती हैं, तो उसमें जो है ये मसले हो सकते हैं। इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसको हम DMD कहते हैं, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मसल वीक होते हैं और मसल मतलब बच्चे के जो मसल होते हैं जो सही होते हैं वो भी वक्त के साथ साथ वीक होते जाते हैं, ठीक है। और ये एक जेनेटिक कंडीशन होती है, स्पेशली उन उन बच्चों में ये ज़्यादातर होते हैं जो कज़न मैरिज से पैदा हुए होते हैं, ठीक है। यानी कि जो लोग कज़न मैरिज करते हैं उनमें ज़्यादातर अक्सर बच्चों के जो बीमारियों का ख़तरा होता है, तो उसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी एक मसला है जिसमें बच्चों में जो है उनके मसल वीक होते जाते हैं, हाथ पांव बिल्कुल सूख जाते हैं, ऐसे होते हैं कि बिल्कुल आपको उसमें बोन्स महसूस होंगे बाहर से ही, ठीक है, कोई भी मसल उसमें होते नहीं है और बच्चे ज़्यादातर माजूर होते हैं। तो अगर किसी को ये मसला है तो उसको स्केलियोसिस तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। इसके अलावा स्पाइना बिफिडा जो होता है, स्पाइना बिफिडा में हमारा स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइन जो होता है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। और ये नर्व ट्यूब डिफेक्ट है, यानी कि जो हमारा जो जो ट्यूब आता है, जो स्पाइनल कॉर्ड का जो ट्यूब है, ठीक है, जो नीचे की तरफ आ रहा होता है उसमें कोई मसला होता है, ठीक है। NTD हम इसको कहते हैं, न्यूरल ट्यूब ट्यूब डिफेक्ट कह सकते हो या नर्व ट्यूब डिफेक्ट भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा स्पाइना बिफिडा जो है ये लिखा हुआ है एनीवेयर अलोंग द स्पाइन इफ द न्यूरल ट्यूब डज नॉट फॉर्म प्रॉपरली और क्लोज इट। यानी कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रॉपरली कंजेनाइटली वो बना नहीं है, पैदाइशी तौर पर वो सही से नहीं बना, जिसकी वजह से जो उसके इर्द गिर्द जो प्रोटेक्टिंग वर्टेब्रा होते हैं वो भी नहीं बने, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड को बहुत आसानी के साथ कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चोट लग सकती है, मसला हो सकता है, इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो इसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स या नर्व जो है वो डैमेज हो जाएंगे, और अगर ये डैमेज हो गए तो इसकी वजह से मसल्स, बोन, सारी चीज़ें डैमेज हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि वो सारी की सारी स्पाइनल कॉर्ड और उसी न्यूरॉन्स के ज़रिए कनेक्ट होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसकी वजह से ये हो सकता है। इसके अलावा स्केलियोसिस, न्यूरोमस्कुलर स्केलियोसिस भी सेम होता है कि सेरेब्रल पाल्सी या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, या कोई ये दोबारा से वैसे लिखा हुआ है, लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है। अच्छा, एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि एक बीमारी फैलती कैसे है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी जो है ये आप 6 सेमेस्टर में एक पूरा इसका एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं उनका फैलाव कैसे होता है। तो इसका फैलाव कैसे होता है, तो बच्चों में 2 से 3% बच्चों में ये चीज़ पाई जाती है, यानी कि स्केलियोसिस का मसला पाया जाता है, स्पेशली फीमेल्स में ये ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। और इसको आप कैसे देखेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि स्केलियोसिस है, लॉर्डोसिस है या काइफोसिस है, तो वो इसमें एस शेप
वो होगा बच्चे का, ठीक है, एस शेप स्पाइन होगा। इसके अलावा ऊपर नीचे से, ऊपर से बाहर और नीचे से या लंबर रीजन में वो अंदर की तरफ होगा, ठीक है। लेकिन इसका कोई ख़ास रीज़न हमें मालूम नहीं है, आइडियोपैथिक है जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। एग्जैक्ट कॉज हमें पता नहीं है, लेकिन जेनेटिक फैक्टर हो सकता है या फिर ये कंजेनेटली हो सकता है, ठीक है। या हीमी वर्टेब्रा, हीमी वर्टेब्रा का मतलब होता है कि जो जितने भी वर्टेब्रा होते हैं वो पूरी तरीके से बने नहीं है, हाफ बने हुए हैं, हाफ नहीं बने, या फिर वो बिल्कुल सॉफ्ट है, ठीक है, उसमें कैल्शियम की कमी है, या वर्टेब्रा बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, कोई बोन प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हो सकता है। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन होती है जिसको हम रिब साइनोस्टोसिस कहते हैं, जिसे कि इसमें लिखा हुआ है ना, आल्सो कॉल्ड रिब साइनोस्टोसिस। रिब साइनोस्टोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें रिब सही तरीके से बनते नहीं है। आपको पता है कि हमारे रिब्स पीछे जाके वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है और आगे जाके हमारे स्टेर्नम के साथ अटैच है, ठीक है। तो एक साइड के या फिर कभी कभी यानी कि यूनिलेटरल या बाईलेटरल दोनों हो सकते हैं, कभी एक साइड के कभी दोनों साइड के रिब सही से बन नहीं पाते। कोई एक आध रिब या फिर दो तीन रिब या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो गायब होते हैं, कंप्लीटली बन ही नहीं पाते, या अगर बनते हैं तो प्रॉपरली नहीं बनते, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जिसकी वजह से वो लॉर्डोसिस और स्कैलियोसिस वगैरह हो सकता है। और इसका हमें एक्सरे वगैरह के ज़रिए पता चलता है। न्यूरोमस्कुलर स्कैलियोसिस वही बात कि जो हमने पहले पढ़ा, ठीक है, कि उसकी वजह से ये हो सेरेब्रल पॉल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह। अच्छा, साइन सिम्टम की बात करें तो साइन सिम्टम क्या होंगे? इसमें शोल्डर का बैलेंस अनइवन होगा, यानी एक ऊपर एक नीचे इस तरह होगा, ठीक है। आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा कि रिब जो है, अगर रिब है तो रिब आपको मतलब कहीं कोई रिब मिसिंग महसूस होगी, एक्सरे वगैरह करोगे तो उसमें बिल्कुल आपको नज़र आएगी ही नहीं, ठीक है। और इसके अलावा बैक पेन होगा, लेग का जो लेंथ होगा यानी पाँव का जो साइज होगा वो भी मसला कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, अगर बहुत ही कोई सीवियर कंडीशन, ख़तरनाक कंडीशन है तो उसमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी हो सकती है। फिज़िकल एग्जामिनेशन हम करेंगे और उसमें हम क्या करते हैं, एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट करते हैं। इसमें हम मरीज़ को पीछे आगे की तरफ बेंड करते हैं, जो कि पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और उसकी एक डिग्री मालूम करते हैं, स्केलियोमीटर, जो स्केलियोमीटर मैंने आपको पहले बताया ना, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, स्केलियोमीटर के ज़रिए उसके डिग्री मालूम करते हैं। जब डिग्री हमें पता चल जाती है तो फिर हम उसका जो है मतलब उस तरीके से इलाज करते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की डिग्रीज होती हैं, 25 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ठीक है, और 50-60 इससे ज़्यादा भी होती है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि जो 25 डिग्री से कम है तो वो इतना बड़ा कोई ख़तरनाक कंडीशन नहीं माना जाता, कोई भी मसला इतना बड़ा नहीं होता, उससे बस बच्चे से एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं। 25 से 40 है तो वो थोड़ा सा माइल्ड होता है, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, लेकिन वो भी सर्जरी वगैरह की तरफ बच्चा नहीं जाता, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, 40 या 50 से ज़्यादा हो जाए फिर वो सीवियर कंडीशन है, और उसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को सर्जरी की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, डायग्नोज हमें सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई, इन सारी चीज़ों से पता चलता है। क्लिनिकल असेसमेंट हम करेंगे, जो हमने पहले पढ़ा वो सारी चीज़ें करेंगे। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, ब्रेसेस, मतलब वही जैकेट वगैरह पहनाएंगे, और उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें बोस्टन ब्रेस, चार्लेस्टन बेंडिंग ब्रेस, ठीक है, और मिलवेक ब्रेक्स, ये बहुत सारे ब्रेसेस के टाइप्स है, यानी कि उनके नाम है, ठीक है। वो आप देखेंगे, और ब्रेसेस जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप उसको वही जैकेट वगैरह पहना रहे हैं तो 16 से 23 घंटे पर डे ये आप उनको पहनाए रखेंगे, ठीक है, ताकि उसके सिवियरिटी कम हो, उसका मसला कम हो, ठीक है। अच्छा, सर्जिकल इंटरवेंशन वही कि सर्जिकल इंटरवेंशन अगर 40 या 50 से ज़्यादा हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कर्वेचर या जो स्कलियोसिस है वो 40 या 50 डिग्री से ज़्यादा है या इसके बीच में है, तो फिर हम सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। सर्जरी वही स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी होती है, ठीक है। और पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे करोगे, पेन मैनेजमेंट करोगे, फिजिकल थेरेपी करोगे, ठीक है, और मसल वो जो एक्सरसाइज वगैरह होता है वो सारी चीज़ आप करेंगे, ठीक है। अच्छा,
प्रोग्नोसिस यानी कि इसमें बेहतरी कैसे आएगी, इलाज कैसा होगा। तो एडियोपैथिक स्केलियोसिस है, यानी कि उसका कोई रीज़न मालूम नहीं है, तो आप उसकी सिवियरिटी और उस सारी चीज़ों को देखेंगे, तो उसमें आप अर्ली ट्रीटमेंट करवाएंगे सबसे पहले, ताकि रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, ठीक है। कंजेनाइटल है या फिर न्यूरोमस्कुलर स्केलियोसिस है, तो उसमें आप क्या करेंगे, अंडरलाइंग कंडीशन को देखेंगे, यानी कि नीचे का जो मसला है, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी है या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ठीक है, उन चीज़ों को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। जब वो ठीक हो जाएंगे तो स्केलियोसिस खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ठीक है। प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग कैसे करेंगे। प्रिवेंशन रूटीन रूटीन स्क्रीनिंग करते हैं, यानी कि हर 4 से 6 महीने बाद हम बच्चे की चेकअप करवाते हैं और उनके पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं। ये तो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, ठीक है। कंक्लूजन की बात करें तो बहुत ज़्यादा अर्ली डिटेक्शन के इम्पोर्टेंस पे हम मतलब पेरेंट्स को और पेशेंट्स को बताते हैं कि आप चीज़ को जल्द से जल्द, अगर आप बच्चे में कोई प्रॉब्लम देखते हैं, आपको कोई मसला नज़र आता है, तो आप उसको जल्द से जल्द रिपोर्ट करें, ठीक है। स्केलियोसिस का प्रॉब्लम हो, कोई अदर प्रॉब्लम हो। और रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल तो मैंने आपको बता दिया कि एजुकेशन है या फिर फिज़िकल थेरेपी देंगे, ठीक है, और मसले को ढूंढेंगे, मसले का हल ढूंढेंगे। ये सारी चीज़ें एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका रोल होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट मस्कुलोस्केलेटल डिसफंक्शन इन चिल्ड्रन। आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। बहुत ही आसान डिजीज़ है, 2-3 डिजीज़ हमने इसमें पढ़ी, और आई होप यू गॉट इट। एंड इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।